हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में स्वर संधियां और स्वर संधियों की क्या पहचान है, उनके कौन कौन से नियम हैं और स्वर संधियों के पांचों प्रकार हमने नियम के साथ पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्यंजन संधियां। ठीक है, बहुत ही बारीकी से व्यंजन संधियों को पढ़ेंगे ताकि आगे कभी कोई आपको इसमें समस्या ना आए। ठीक है, पहले हम लोग संधियों को जोड़ना अर्थात संधि करना सीख रहे हैं, फिर बाद में संधि का विच्छेद कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं व्यंजन संधियां। ठीक है, नियमों के माध्यम से हम व्यंजन संधियों को पढ़ेंगे और बहुत ही नया तरीका है, तो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या सामान्य हिंदी में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सी संधियां? व्यंजन संधि। व्यंजन संधियों को नियमों के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम शुरू करते हैं। व्यंजन संधि का पहला नियम क्या है? ठीक है, नियम 1। नियम पहले के लिए केवल आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको क्या करना है, ये कहता है, चलिए मैं इसको आपको पूर्व पद और उत्तर पद के माध्यम से ही समझाती हूँ। ठीक है, तो आपको सुविधा रहेगी समझने में। पूर्व पद और उत्तर पद मिलके हमारा क्या बन जाएगा? संधि पद। ठीक है, देखिए नियम आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले नियम समझेंगे। नियम हमसे कहता है जब संधि के पूर्व पद में क्या आए, और संधि के पूर्व पद में क्या है, संधि के पूर्व पद में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आए। जो आपके 5 वर्ग है कचट तक, उनका पहला वर्ण आए और उसके उत्तर पद में आपको क्या क्या दिया गया हो, उसके उत्तर पद में आपको हो सकता है कोई भी स्वर आ जाए, तो सारे स्वर क्या हो सकता है, वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, और क्या हो सकता है, और हो सकते हैं आपके य, र, ल और व वर्ण। ठीक है, या फिर आपके अंतस्था वर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर पद में इनमें से आपको कोई वर्ण मिल सकता है। अगर ऐसा नियम आपको दिखे तो आपको वहां क्या कर देना है, तो वहां आपको पूर्व पद के प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण लाना है। क्या करना है, पूर्व पद के प्रत्येक वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण लेकर आना है। ठीक है, जैसे क्या, अगर वहां पूर्व पद में क्या आया था का, तो का के स्थान पर आप क्या ले आएंगे, ग। ठीक है, और ये कैसा आएगा, अर्धमात्रिक आएगा। ठीक है, दूसरे में क्या ले आएंगे, जा, क्योंकि हमारे चावर का तीसरा क्या है, जा, और टावर का क्या हो जाएगा, डा। उसके बाद देखेंगे तावर का क्या हो जाएगा, दा, और फिर देखेंगे पावर का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, बा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या करना है, यहाँ प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण लेकर आना है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण लेकर आना है। ठीक है, विशेष बात क्या याद रखनी है, जो कि नहीं बताई जाती, ध्यान रखना जब भी संधि पद में इन वर्णों का आगमन होगा तो ये अपने अर्धमात्रिक रूप में आएंगे। ठीक है, अब इन्हें संधि पद में कैसे जोड़ना है वो हम उदाहरणों से देखेंगे। ठीक है, तो नियम हमारा हमसे क्या कहता है कि पहले वर्ण के स्थान पर हमें कौन सा वर्ण ले आना है, तीसरा वर्ण ले आना है। ठीक है, नियम नंबर 1 क्या है, पहले का तीसरा। अब पहले का तीसरा कैसे है, वो नियम यहाँ मैंने पूरा क्या कर दिया, पूरे नियम को विस्तार से आपको बता दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अगर का आया है तो का के स्थान पर क्या आ जाएगा, गा, का हट जाएगा। चा के स्थान पर क्या आ जाएगा, जा, चा वर्ण हट जाएगा। टा के स्थान पर क्या आ जाएगा, डा, टा हट जाएगा। ता वर्ण के स्थान पर क्या आ जाएगा, दा, तो ये ता भी हट जाएगा, और पावर के स्थान पर क्या आ जाएगा, वा, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये नियम है। अभी उदाहरणों से ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नियम चाहे तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है,
चलिए जरा शुरू करते हैं, कैसे उदाहरणों के माध्यम से जरा समझेंगे कैसे ये नियम हमारे लगेंगे। ठीक है, चलिए तो नियम में अब आप केवल क्या याद रखेंगे, पहले का तीसरा। पहला नियम क्या हो गया, पहले का तीसरा। इतने उदाहरणों को देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कैसे संधि करनी है इनकी जरा समझेंगे। देखिए आपको क्या बताया गया नियम, पहले का तीसरा, लेकिन नियम को और बारीकी के साथ मैंने आपको बताया कि पहले का तीसरा हमें करना कैसे है। ठीक है, और मैंने आपको आवृत्ति बताई, जो तीसरा वर्ण की आवृत्ति होगी वो इनके अर्धमात्रक रूप में होती है। ठीक है, चलिए देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए पहला वर्ण यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ का दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए व्यंजन संधि की पहचान कैसे होती है कि यहाँ हमें व्यंजन संधि के नियमों को लगाना है। तो जब भी आपके संधि के पूर्व पद में, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या लगा हुआ आए, अंतिम वर्ण में हलंत लगा हुआ आए, तो इसका मतलब है कि वहां जो संधि के नियम लगने हैं, किस संधि के नियम लगने हैं, व्यंजन संधि के। ठीक है, तो अब यहाँ ये बात क्लियर है कि हमें व्यंजन संधि के नियम लगाने हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आपको नियम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप ये ज्ञात कर पाएंगे कि यहाँ कौन सा नियम लगाना है। तो यहाँ नियम नंबर 1 लगाएंगे। यहाँ हमें पहले वर्ण के स्थान पर उसका उसी वर्ग का तीसरा वर्ण लेकर आना है। ठीक है, चलिए देखिए का के स्थान पर इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, देखिए का ख गा, तो गा वर्ण की आवृत्ति होगी। और देखिए अभी गा कैसा आएगा, आधा। अब इस आधे गा में ये जो उत्तर पद में स्वर दिया है वो तो हम लिखेंगे नहीं, ये स्वर इस गा में ही क्या होगा, जुड़ जाएगा, तब जाकर ये गा कैसा हो जाएगा, पूरा। तो पूरा शब्द हमारा क्या बन जाएगा, पूरा शब्द हमारा बन जाएगा दिगंबर। ठीक है, पूरा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, दिगंबर। अगला देखेंगे वाक धन वज्र। जरा समझिए, मैंने एक स्वर का उदाहरण लिया है, एक व्यंजन का। क्यों, ताकि आपको पता चले कि अगर स्वर आएगा तो हमें उस योग वाले वर्ण को कैसे जोड़ना है, और जब व्यंजन वर्ण आएगा तो उस योग वाले वर्ण को हमें कैसे जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी क्या था, का, तो का का जो तीसरा वर्ण है वो क्या होता है, गा। अब यहाँ जब आप इसको क्या करेंगे, इसको शामिल करेंगे, तो देखिए यहाँ तो कोई स्वर है नहीं जो हम इस गा में जोड़ देंगे, तो इसलिए ये वाला जो गा वर्ण है वो कैसा ही लिखा जाएगा, अर्धमात्रक रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, जोड़कर देखेंगे कैसे, वाग वज्र। अब पूरा उदाहरण हमारा क्या हो गया, वाग वज्र। देखिए कोई स्वर नहीं था तो हमने गा को कैसे लिखा, अर्धमात्रक रूप में लिखा। ठीक है, अगर स्वर होता तो उस स्वर की मात्रा इस गा वर्ण पर लग जाती। ठीक है, आगे और देखेंगे। देखिए जगत धन अम्बा। अब यहाँ देखिए ता है, अब तावर का तीसरा वर्ण क्या होता है, तो पढ़ के देख लीजिए, ता था दा, क्या आ जाएगा, दा। और दा भी आएगा कैसा, आधा, लेकिन इस आधे दा में क्या जुड़ जाएगा, आ, तो ये दा कैसा हो जाएगा, पूरा। तो पूरा शब्द हमारा क्या बन जाएगा, जगदम्बा। ठीक है, तो यह हमारी ये संधि हो गई पहले के तीसरा वर्ण वाली। ठीक है, जगत धन ईश। अब यहाँ देख लेंगे फटाफट से, जगत धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, ता था, ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, तीसरा दा, और दा पर लग जाएगी ये बड़ी की मात्रा, पूरा शब्द क्या बन जाएगा, जगदीश। ठीक है, तो ये नियम आपको क्लियर होगा। नियम नंबर 1, यहाँ क्या हो जाता है, पहले वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला नियम देखेंगे। इसके बाद अगला नियम आपसे कहता है
पहले का पांचवा, ठीक है, ये नियम नंबर 1 हो गया। नियम नंबर दूसरा देखेंगे व्यंजन संधि का। चलिए देखिए, नियम 2 है। नियम 2 क्या कहता है? पहले वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? पांचवा। कौन सा हो जाएगा? पांचवा। लेकिन जरा पहले पूरा नियम समझेंगे। पूरा नियम क्या है? सबसे पहले समझिए, ये पूर्व पद है। पूर्व पद के बाद हमारा कौन सा पद आना है? उत्तर पद। और उत्तर पद के बाद कौन सा पद आएगा? संधि पद। संधि पद। अब देखिए नियम क्या कह रहा है, नियम को थोड़ा विस्तार से जानेंगे ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए यहाँ कहा यही जा रहा है कि पूर्व पद में क्या है, यहाँ भी देखिए किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आएगा। देखिए इन पर हलंत लगे हुए आते हैं, तो हो सकता है इससे पहले वाले नियम में शायद मैंने हलंत नहीं लगाए थे, तो आप वह हलंत लगा लेंगे, क्योंकि जब भी व्यंजन संधि आएगी तो उसके पूर्व पद के अंतिम वर्ण में हलंत लगा हुआ आता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। और उत्तर पद में देखिए क्या आएगा इन सब के बाद? उत्तर पद में यहाँ निश्चित रूप से क्या आता है, यहाँ पूर्व पद में कोई भी वर्ण हो, लेकिन उत्तर पद में माँ और ना। कौन कौन सा? ध्यान से देखेंगे, माँ और ना वर्ण में से कोई भी वर्ण आए। देखिए पूर्व पद में तो आपको प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण में से कोई भी वर्ण मिल सकता है, लेकिन उत्तर पद की एक कंडीशन है कि आपको जो उत्तर पद का पहला वर्ण है या तो वो माँ ही मिलेगा या फिर वो ना ही मिलेगा, तभी आपका ये वाला नियम लगता है पहले का पांचवा। ठीक है, तब जब ऐसी स्थिति मिले तब आपको क्या करना है? तब आपको करना है कि प्रत्येक वर्ग का, ये जो आपके वर्ग हैं, इनके वर्ग का पांचवा वर्ण आपको लेकर आना है। अब जैसे का वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? अंग। क्या लेकर आनी है? अंग। ऐसे अगर आपसे बात की जाए चा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, तो क्या होता है? इया। क्या होता है? इया। अगला देखेंगे अगर टा वर्ग के पांचवें वर्ण की बात की जाए तो क्या होता है? अणा। ठीक है, उसके बाद वाले वर्ग की बात की जाए तो क्या होता है? न। और उसके बाद की बात की जाए तो क्या होता है? म। ठीक है, चलिए तो ये आपकी क्या है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है। ये का वर्ग का पांचवा वर्ण है, इया चा वर्ग का पांचवा वर्ण है, टा वर्ग का पांचवा वर्ण है अणा, ता वर्ग का पांचवा वर्ण है ना, और पा वर्ग का पांचवा वर्ण है मा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा? पहले वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा। पूरा नियम विस्तार से ये लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समझने में आसानी हो, फिर हम लोग उदाहरणों से इसे समझेंगे। चलिए जरा देखते हैं।
जरा देखेंगे। अब इनकी हम लोग संधि करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे पूर्व पद में आपने देखा यहाँ हमारा कौन सा वर्ण आया है, ता, ठीक है। अब जैसे आपने देखा यहाँ पूर्व पद में तो मुझे क्या दिया है, ता, लेकिन उत्तर पद में केवल और केवल कंडीशन है या तो माँ ही मिलना चाहिए या क्या मिलना चाहिए, ना, उत्तर पद का पहला वर्ण। तो देखिए यहाँ हमें क्या मिला है, माँ। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो पूर्व पद के वर्ण के स्थान पर उसी का पांचवा वर्ण ले आते हैं। तो ता वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, ता, थ, द, ध, ना, ना आ जाएगा। इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, ना, और कैसा आएगा, आधा। तो पूरा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, जगन माता, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे सत धन नारी, यहाँ भी देखिए क्या था, ता, तो ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, ना, क्योंकि यहाँ भी क्या दिया है, ना, तो क्या हो जाएगा, सन्नारी, ठीक है। अगला देखेंगे वाक धन मई। अब यहाँ का है तो का के स्थान पर का पांचवा वर्ण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंग। तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा, वांगमयी, क्या बन जाएगा, वांगमयी। अगला देखेंगे सट धन मास। अब यहाँ देखिए टा आ गया, तो जब टा हटेगा तो टा के स्थान पर टावर का पांचवा आ जाएगा, क्या होता है, ट, ठ, ढ, ढ, अणा। और यहाँ मा दिया ही है तो क्या हो जाएगा, क्षण मास। ये आपकी क्या हो गई, संधि, ठीक है। जो अणा भी आएगा वो भी कैसा आएगा, अर्धमात्रिक रूप। तो ये हमारी क्या हो गई, संधि हो गई। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो नियम नंबर 2 था हमारा, पहले का पांचवा, मैंने नियम भी पूरा विस्तार से करके दिया, क्योंकि केवल इतना कह देने से पहले का पांचवा हो जाएगा, नियम कंप्लीट नहीं होता। नियम को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप संधि का क्या कर पाएंगे, विच्छेद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला नियम देखेंगे। इसके बाद इसका अगला नियम देखेंगे हम लोग, जिसमें हमारी क्या होगी, उत्तर पद के छ वर्ण की संधि की जाएगी। जरा कैसे होगा चलिए समझते हैं, ठीक है। देखिए ये नियम नंबर 3 है आपका, ठीक है। नियम 3 आपसे क्या कहता है, नियम 3 कहता है क्या हो जाएगा, यहां स्वर है, स्वर के साथ क्या आएगा, छ, तो ये मिलकर क्या कर देगा, च और छ का योग कर देगा, ठीक है। कैसे होगा जरा देखेंगे। ये नियम है आपका, इसको आप कह सकते हैं छ संबंधी नियम, ठीक है। क्या कह सकते हैं, छ संबंधी नियम। नियम नंबर 3 है ये आपका, ठीक है। लेकिन अभी इस नियम को और अच्छे से जानेंगे जरा कैसे आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए पूर्व पद, पूर्व पद के बाद आपको क्या दिया जाता है, उत्तर पद, और उत्तर पद के बाद क्या दिया जाता है, संधि पद, ठीक है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान से समझेंगे। जब पूर्व पद में क्या दिया गया हो, जब पूर्व पद में आपका कोई स्वर दिया गया हो, क्या दिया गया हो, स्वर, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ठीक है। कोई भी स्वर आ सकता है, चाहे वो ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, ठीक है। और निश्चित रूप से जो उत्तर पद का पहला वर्ण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो छ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छ, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आपको मिले कि पूर्व उत्तर पद में छ वर्ण आया हो और पूर्व पद में कोई स्वर की मात्रा जुड़ी आई हो, तब वहां ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको वहां इस उत्तर पद के छ से पहले क्या और जोड़ देना है, आधा चा जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, आधा चा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही आपकी संधि का नियम है। उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे जरा। चलिए देखिए, ठीक है। यही मैं आपको उदाहरण लेके दिखाती हूँ। देखिए परि धन छेद, ठीक है। देखिए क्या उदाहरण है, परि धन छेद, ठीक है। फटाफट से देखेंगे। मात्र
धन छाया। अब आपको देखिए पूर्व पद में क्या है, किसी स्वर की मात्रा लगी मिली है या कोई स्वर आया है, और उत्तर पद में क्या है, छा वर्ण आया है। तो कुछ नहीं करना है, इस छा से पहले केवल क्या ऐड कर देना है, इस छा से पहले आपको च लगा देना है, आधा च, और आपकी संधि का नियम पूरा हो जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं छ संबंधी नियम। ठीक है, तो पूरा वर्ण हमारा क्या बन जाएगा, परिच्छेद। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, मात्र छाया। ठीक है, ऐसे ही आपको देखिए अनुच्छेद होता है, अनु धन छेद बराबर अनुच्छेद। अगर आपको यहाँ प्रॉपर दिख रहा हो तो एक उदाहरण और दें, अनु धन छेद तो क्या बन जाता है, अनुच्छेद। ठीक है, ये आपका छ संबंधी नियम है, स्वर और छ संबंधी नियम है। ये आपका ये नियम नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, इस नियम को अगर आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो आपकी संधि कभी गलत नहीं होगी।